हाँ जी स्टूडेंट्स, तो आज हमारी क्लास नंबर 1 है अकाउंट्स के लिए, राइट। और अकाउंट्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके बारे में हम लोगों ने अपने भाई से, बहन से या अपने किसी बड़े फ्रेंड से हमेशा सुना है कि ये सबसे खतरनाक सब्जेक्ट रहने वाला है। ठीक है भाविका। अब अकाउंट्स के बारे में जब बात आती है तो ऐसा तो नहीं है कि सर आज से पहले क्लास 11th में आने से पहले हमने कभी अकाउंट्स वर्ड ना सुना हो। अकाउंट्स वर्ड हर उस घर में इस्तेमाल होता है जिस घर के अंदर क्या चल रहा होता है, क्योंकि बिजनेस के अंदर पापा कहते हैं कि भाई बेटा देखो मेरी एक शॉप है और उस शॉप के अंदर एक अंकल बैठते हैं, उन अंकल का नाम है अकाउंटेंट। उन अंकल का नाम क्या है? उन अकाउंटेंट को पापा कहते हैं कि बेटा देख, ये जो अंकल बैठे हैं ना, ये अकाउंटेंट साहब, उनको मैं महीने के 20,000 रुपये पे करता हूँ। हमने बोला कितने पे करते हो? उन्होंने बोला 20,000 पे करता हूँ। हमारे दिल में उसी दिन से एक सवाल उठा कि भाई जो अकाउंटेंट हमारे पापा से 20,000 पर मंथ की इतनी मोटी क्या लेते हैं, तो वो क्या काम करता होगा। इसके लिए हमें ना बहुत ही ज़रा एंग्जाइटी हो गई, हाँ की ना। हमने बोला हमें तो जानना ही है कि पापा जिस बंदे को 20,000 रुपये पर मंथ की सैलरी देते हैं और जो बिल्कुल पापा के कैबिन के साथ में, ये पापा का कैबिन है, पापा के छोटा सा उसका भी कैबिन होता है अकाउंटेंट साहब का, जहाँ पर बैठ के वो सारा का सारा बिजनेस का काम करते हैं। वो क्या काम होता है अभी हम वो सीखने वाले हैं, लेकिन ये क्यूरियोसिटी तो हमारे अंदर जाग गई है कि पापा जिस अकाउंटेंट को 20,000 पर मंथ की सैलरी दे रहे हैं, हमें ये जानना है कि सर पापा ये अकाउंटेंट करता तो करता क्या है। दिमाग में बात आ रही है कि नहीं आ रही है? अब हमारे दिल में एक सवाल उठा। हमने पापा से पूछा, पापा पापा ये अकाउंटेंट जो आपने बिठाया हुआ है ये करता क्या है? दिमाग में यही तो सवाल है, ये करता क्या है? ये सवाल हम अपने पापा से पूछा हम लोगों ने। पापा ने नेक्स्ट स्लाइड में हमें इस बात का आंसर देने की कोशिश कर रहे हैं। वो उन्होंने बोला, उन्होंने भाविका से ही पूछा। पापा ने भाविका से पूछा कि भाविका मुझे एक चीज बता, आज से 20 दिन पहले ब्रेकफास्ट में क्या खाया था? भाविका आंसर दो जरा। ब्रेकफास्ट में क्या खाया था फटाफट से बताओ, आज से 20 डेज पहले एग्जैक्टली। ठीक है ना, याद नहीं है सर। ठीक है, याद नहीं है सर। मैंने बोला कोई बात नहीं, एक और चीज पूछ लेता हूं। आज से एग्जैक्टली 34 डेज पहले मॉर्निंग में कितने बजे उठे थे? याद नहीं है सर। मैंने बोला अरे, ऐसी मैंने 3-4 और बातें पूछ ली, स्टूडेंट का यही आंसर आया, भाविका का यही आंसर आया कि सर मुझे याद नहीं है। अब पापा ने इसी बात को कनेक्ट करा अकाउंटेंट वाली बात से। पापा ने बोला जैसे भाविका, तुझे अपनी सारी बातें, चाहे तू कितनी भी ब्रिलियंट क्यों नहीं है, तेरा माइंड कितना भी शार्प क्यों नहीं है, फिर भी जब तेरे को सारी बातें याद नहीं रह सकती हैं, उसी हिसाब से बोला पापा ने कि बेटा ये जो मेरा क्या है भाविका, ये जो मेरा बिजनेस है उसके अंदर आए दिन ऑन डेली बेसिस क्या होती रहती हैं? बहुत सारी बातें होती रहती हैं, बहुत सारी बातें होती रहती हैं। किसी मंथ में फैक्ट्री का क्या देता हूँ? रेंट देता हूँ। रोज कहीं ना कहीं मैं माल खरीदता रहता हूँ, मतलब परचेज ऑफ गुड्स, हाँ कि ना। डेली बेसिस पर ही कहीं ना कहीं मैं सामान को क्या करता रहता हूँ? सेल ऑफ गुड्स। जो मेरे पास लेबर काम करती है उसे मैं डेली बेसिस पर क्या पे करता रहता हूँ? स्टाफ को क्या पे करता रहता हूँ? तो इतनी सारी चीजें, कभी मैं बैंक में पैसा डालता हूं तो कभी मैं बैंक से पैसा विड्रॉ करता हूं, मतलब निकालता हूं। और ये कोई एक दिन की बात नहीं है, डेली बेसिस पर इतने सारे काम होते रहते हैं। जब भाविका ह्यूमन माइंड सारी बातें रिकॉर्ड कर ही नहीं सकता, तो बिजनेस में तो इतनी सारी बातें डेली बेसिस पर होती है और वो तो पैसे का हिसाब किताब होता है। अगर वो बातें अगर हमें याद नहीं रही तो हमें साल के एंड में कभी भी अपने बिजनेस की करेक्ट या कह लो ट्रू एंड फेयर पोजीशन के बारे में जानकारी, अगर हम अपने बिजनेस का ट्रू एंड फेयर स्टेटस जानना चाहते हैं कि साल के एंड में बिजनेस का क्या स्टेटस है, बिजनेस की क्या परफॉर्मेंस है, उसके लिए सारी बातों का याद रखना तो जरूरी है, हाँ कि ना। लेकिन सर ह्यूमन माइंड सारी बातें याद, इसीलिए उस अकाउंटेंट साहब को मेरे को 20,000 पर मंथ देने पड़ते हैं, ताकि हम उनसे एक्सपेक्ट कर सके कि वो सारी बातों को अपनी बुक्स में क्या कर लें। तो अकाउंटिंग का सबसे आसान मतलब तो यही है।
अकाउंटिंग इज इक्वल्स टू क्या? अकाउंटिंग इज इक्वल्स टू रिकॉर्डिंग। जैसे हमें सारी बातें याद नहीं रहती है, उसी हिसाब से बिजनेस के अंदर होने वाली इतनी सारी बातें भी याद रखनी इम्पॉसिबल है। इसीलिए अकाउंटिंग वर्ड आया, जिसका आसान मतलब है क्या कर लेना, रिकॉर्ड करके रखना। लेकिन यहीं से एक और क्वेश्चन स्टार्ट होता है कि सर आप कह रहे हो रिकॉर्ड करके रखना, किन चीजों को रिकॉर्ड करके रखना? तो आंसर क्या आता है भाविका, आंसर क्या आता है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मतलब भाविका कहना चाह रही है सारी बातों को रिकॉर्ड करके रखना। भाविका उसके लिए वर्ड यूज कर रही है कि सर किसको रिकॉर्ड करके रखना। लेकिन ट्रांजैक्शंस कभी भी कंप्लीट वर्ड है ही नहीं। अगर सिर्फ हम बोले अकाउंट्स के अंदर हम ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं तो आंसर हमारा स्ट्रिक्टली गलत हो जाएगा। हमारा आंसर सही होगा जब हम उसके साथ एक वर्ड और जोड़ेंगे। हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाते समय, मुंशीगिरी करते समय, जो हम अकाउंटेंट को पैसे दे रहे हैं ना, अकाउंटेंट कोई भी ट्रांजैक्शन को बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करेगा। अकाउंटेंट सिर्फ और सिर्फ उस ट्रांजैक्शन को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करेगा जो नेचर में फाइनेंशियल होगी। ठीक है भाविका? इसका मतलब अकाउंट्स में अगर कभी कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो रही है तो 100% है वो नेचर में फाइनेंशियल होगी ही होगी। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब बात आती है सर, ठीक है ये भी समझ में आया कि अकाउंटेंट फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करता है। एक और क्वेश्चन यहीं से फिर निकल के आता है कि सर ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन क्या होती हैं? आपका ट्राई करना है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन क्या होती है। हम्म। और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन वो ट्रांजैक्शन होंगी या होती हैं जिसको मनी की टर्म्स में एक्सप्रेस करा जा सकता हो, मतलब जिसका रिलेशन मनी से हो, प्लस जिसका रिलेशन एट द सेम टाइम किससे भी हो। अगर ये दोनों बातें कहीं पर भी हमें दिखाई दे गई उस ट्रांजैक्शन के अंदर, ये जो बातें होती हैं उन ट्रांजैक्शन के अंदर अगर हमें ये बातें दिखाई दे गई कि इन ट्रांजैक्शन का रिलेशन मनी से भी है और ट्रांजैक्शन का रिलेशन बिजनेस से भी है, उसी दिन हम समझ जाएंगे कि वो ट्रांजैक्शन क्या है, वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है सर। और तुरंत उसे हमारा अकाउंटेंट अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो वो हमारे बिजनेस की मेंटेन कर रहा है, उसे वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या भी करने लग जाएगा, फिर रिकॉर्ड करने लग जाएगा। इसका मतलब अकाउंटिंग के बारे में अभी तक मैंने जो इन्फॉर्मेशन दी वो यही दी है कि अकाउंटिंग का सबसे आसान मतलब तो क्या है, क्या करना, रिकॉर्ड करना। सर रिकॉर्ड किसको करना, किसी भी बात को? मैंने बोला नहीं, सिर्फ और सिर्फ वो ट्रांजैक्शन जो नेचर में फाइनेंशियल होगी। और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की खासियत मैंने सामने लिखी है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन वो ट्रांजैक्शन होती है जिसका रिलेशन बिजनेस से भी हो और साथ में जिसको हम मनी में भी मेजर कर सकते हो। कोई दिक्कत लगी है तो बताएं अभी तक। हाँ जी, तो सबसे पहले आपने मेन बात तो सीख ली है कि अकाउंटिंग है रिकॉर्डिंग, और रिकॉर्डिंग सिर्फ और सिर्फ सर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की। सर अगर एक एग्जांपल मिल जाए कि कोई ऐसी भी ट्रांजैक्शन होती है जो फाइनेंशियल नहीं होती है, मैंने आपको यही एग्जांपल देना है ताकि आपको हमेशा हमेशा आपको सारी बातें एकदम याद रहने वाली हैं। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 1, लोहित सर टीचिंग इन ओन इंस्टीट्यूट एग्जामिनेशन, राइट। अब अपने इंस्टीट्यूट के अंदर पढ़ाने पर सामने स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं सर, हाँ कि ना? वो सामने स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, सामने के स्टूडेंट्स बैठे होते हैं, क्लासेस लेते हैं, और 20 डेज बाद आके लोहित सर को क्या पे करते हैं? जब लोहित सर को फीस मिलती है तो कुछ बच्चे भले ही चेक दें, चाहे कुछ बच्चे पेटीएम करें, चाहे कुछ कैश दें, अल्टीमेटली चाहे मैं चेक बोलूं, चाहे मैं कैश बोलूं, चाहे पेटीएम बोलूं, हर तरह से बात किससे रिलेटेड है? मनी से, हाँ कि ना? और मुझे फीस मिल रही है इज टोटली रिलेटेड विद व्हाट? टीचिंग की वजह से। और टीचिंग मेरा क्या है? तो सर ये तो ट्रांजैक्शन होगी जिसमें मनी का भी रिलेशन हो गया और जिसमें बिजनेस का भी रिलेशन है। तो सिंपली हम कह सकते हैं कि ये ट्रांजैक्शन नेचर में कौन सी ट्रांजैक्शन है भाविका? ठीक है सर, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन वो ट्रांजैक्शन है जिसमें मनी भी इन्वॉल्व है और जिसका रिलेशन बिजनेस से भी है। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, ये दोनों चीजें होंगी तभी वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होगी, तभी वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड होगी, नहीं तो सवाल नहीं उठता वो कभी भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड हो। ये तो पहली बात है। यहाँ पर हमारे पास दोनों एलिमेंट थे, मनी भी प्रेजेंट था और बिजनेस भी प्रेजेंट था, इसीलिए वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन बन गई है। कोई दिक्कत तो नहीं? अब कोई ऐसा एग्जांपल लेते हैं जहां पर भाविका का ये पॉइंट क्लियर होगी, कोई ऐसी ट्रांजैक्शन भी होती है जिसमें जो फाइनेंशियल ना हो। बिल्कुल,
अब रियल एग्जांपल लेते हैं। लोहित सर टीचिंग मैं इस समय भाविका को क्लास दे रहा हूं और भाविका है लोहित सर की भांजी, है ना, लोहित सर की भांजी। अब भाविका लोहित सर से पढ़ने तो आज कौन सा सब्जेक्ट ही आई है, ठीक है जी। लोहित सर अकाउंट्स तो अब बच्चे कह रहे हैं बाकी की, सर लोहित सर आप तो हमें अकाउंट्स पढ़ाते हो इंस्टीट्यूट के अंदर। मैंने बोला बिल्कुल, लेकिन मैं इस कोरोना पीरियड में अकाउंट्स की क्लास अपनी भांजी को घर पे बैठ के दे रहा हूँ। अब बात आती है कि क्या ये जो मैं टीचिंग दे रहा हूँ, ये जो मैं अकाउंट्स पढ़ा रहा हूँ अपनी भांजी को, इज इट अ टीचिंग एक्टिविटी? बिल्कुल सर, आप पढ़ा रहे हैं उसे, 11th स्टैंडर्ड में आई है, आप उसे पढ़ा रहे हैं, तो टीचिंग तो आपका अभी भी क्या है, बिजनेस एक्टिविटी तो है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहे हमें इंस्टीट्यूट में पढ़ाओ एग्जामिनेशन में रोहिणी में आके, या सर आप अपनी भांजी को घर से ऑनलाइन क्लासेस दो कोरोना पीरियड में, है तो वो आपका बिजनेस ही ना, टीचिंग कर रहे हो इसका मतलब रिलेटेड आपके बिजनेस से ही है। लेकिन सर सवाल नहीं उठता आपकी भांजी बदले में क्या कहे कि मामू ये पकड़ो क्या। सर बात समझ में आ गई। इट ये ट्रांजैक्शन बिजनेस से रिलेटेड तो है, लेकिन सर यहाँ पर कोई फीस का जब बात नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर कोई मनी से रिलेटेड कोई बात नहीं है, तो क्रॉस कर दो सर। इसका मतलब ये ट्रांजैक्शन सिर्फ बिजनेस से रिलेटेड है, इसका मनी से कोई लेना देना नहीं है। दस वी कैन से इट इज नॉट अ, अब जब वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है नहीं, तो कभी भी अकाउंटेंट उन्हें अपनी मुंशीगिरी करते समय या कह लो बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाते समय कभी भी सर रिकॉर्ड नहीं करेगा। कोई दिक्कत तो बताएं। तो अभी तक की बात से हमें ये बात तो समझ में आ गई है कि अकाउंट्स, फटाफट से एक बार सब बोले मेरे साथ, अकाउंटिंग इज सर, वेरी गुड, रिकॉर्डिंग सर, किस चीज की रिकॉर्डिंग लोहित सर, रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। सर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कौन सी थी सर, वो जिसको हम मनी में एक्सप्रेस कर सकते हैं और जिसका लेना देना साथ में ही बिजनेस से हो। अगर ये दोनों बातें एक टाइम पर प्रेजेंट है तभी वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, तभी वो चीज बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड भी होगी सर। ये बात तो ठीक है। इसका मतलब कोई भी ह्यूमन बीइंग, भाविका एक और चीज मैं आपको बताता हूँ, ये आपके बिजनेस स्टडीज में भी काम आएगी। कोई भी ह्यूमन बीइंग दो एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होता है, कोई भी ह्यूमन बीइंग दो एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होता है अपनी लाइफ में। एक एक्टिविटी वो होती है जहां से वो सिर्फ पैसा कमाने की बात करता है, अपना घर चलाने की बात करता है, जिसको हम कहते हैं लाइवलीहुड अर्न करने की बात करता है। उस एक्टिविटी को हम बोलते हैं कौन सी एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी, यहां से वो क्या करता है, यहां से वो बात करता है अपना लाइवलीहुड अर्न करने के लिए। और लाइवलीहुड अर्न करना मतलब पैसा कमाना। तो जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं वो तीन हिस्सों में ही बटी हुई है वैसे भी। या तो कोई करता है क्या बिजनेस, भाविका कोई करता है क्या बिजनेस, कोई करता है प्रोफेशन, तो कोई करता है नौकरी जिसको हम एम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। एम्प्लॉयमेंट मतलब जॉब करने वाला बंदा, प्रोफेशनल मतलब डॉक्टर्स, टीचर्स, आर्किटेक्चर्स, लॉयर्स, और बिजनेस जो कि मैंने भाविका के फादर का एग्जांपल दिया था। तीनों केसेस में कॉमन बात यह है कि तीनों की तीनों इकोनॉमिक एक्टिविटी है, क्योंकि तीनों ही बंदे यहाँ पर क्या कमाना चाहते हैं, क्या पर्पस है उनका। ये एक्टिविटीज कौन सी कहलाती हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इसका मतलब जब हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स की बात करते हैं तो वहां पर कौन सी एक्टिविटीज को ही रिकॉर्ड करा जाता है, अल्टीमेटली इकोनॉमिक एक्टिविटीज, क्योंकि उसका लेना देना मनी से होता है। सिंपल सी बात है। और वैसे जानकारी के लिए मैं अभी बता दूं कि कुछ एक्टिविटीज नॉन इकोनॉमिक भी कहलाती है। कौन सी, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर कभी भी पर्पस पैसा कमाना, मतलब यहाँ पर मैं डॉलर्स लिख के काट देता हूँ, यहाँ पर कभी भी पैसा कमाने का पर्पस नहीं होता। यहाँ पर होता क्या है, यहाँ पर वही वाली बात है, जैसे कि कोई ब्लाइंड पर्सन आपके सामने से जा रहा है और उस ब्लाइंड पर्सन को आपने रोड क्रॉस करा दी, तो खुद बताओ, ऐसा थोड़ी ना रोड क्रॉस कराने के बाद आप कहोगे बेटा निकाल 10 का नोट एक बारी फटाफट से, ऐसा तो नहीं है। जैसे कोरोना वायरस के लिए कितना ज़्यादा पूरा देश प्रॉब्लम में है, तो हम उनके लिए थोड़ी थोड़ी चैरिटी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, जितना मर्जी कर रहे हो, चाहे 100 रुपये कर रहे हो, 1000 कर रहे हो, 10 रुपये कर रहे हो, लेकिन ये सब चीज़ें आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन है, सिंपथी दिखा रहे हैं हम यहाँ पर। वो सारी एक्टिविटीज़ को क्या कहलाती हैं, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो उसी हिसाब से एक ह्यूमन बीइंग अपनी ज़िंदगी में दो ही एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहता है। पहली इकोनॉमिक एक्टिविटी जहाँ पर वो अपना लाइवलीहुड अर्न करने की बात करता है, पैसा कमाने की बात करता है, और दूसरी तरफ वो सिंपथी आउट ऑफ पेट्रियोटिज्म, जैसे कि देशभक्ति वगैरह होती है। हमारे भगत सिंह थे, लेजेंड ऑफ भगत सिंह, ये सब लोगों ने अल्टीमेटली देश के लिए अपनी जान दी। तो कहीं से भी क्या वो इकोनॉमिक एक्टिविटी थी, आंसर इज नो सर।
वो थी पूरी की पूरी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, उन्होंने देश के लिए जान दे दी, उनका कभी भी पर्पस पैसा कमाना नहीं था। कोई दिक्कत तो नहीं? तो अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट बात ये है कि हमारे पापा ने जो बात करी थी अकाउंटेंट को कितना रुपीस देने की पर मंथ की जो बात करी थी, हमारे पापा ने हमें काफ़ी आंसर्स दिए। उन्होंने हमें बता दिया कि अकाउंटेंट रिकॉर्ड करता है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाते समय, सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन से रिकॉर्ड होती हैं। वहीं से फिर भाविका का एक नया क्वेश्चन अराइज हो गया। भाविका का नया क्वेश्चन पता है क्या अराइज हुआ है कि ठीक है पापा, समझ में आ रही है कि कोई भी ह्यूमन माइंड सारी बातें रिकॉर्ड नहीं रख सकता, इसीलिए अकाउंटेंट सारी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाते समय रिकॉर्ड करता है डेली बेसिस पर, डेट वाइज, ठीक है ना। जैसे जैसे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन आती रहती है, अकाउंटेंट उन बातों को अपनी मुंशीगिरी में रिकॉर्ड करता चलता है। तो यहीं से एक सवाल उठता है भाविका के दिमाग में कि भाई जब इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस अकाउंटेंट की पापा शो कर रहे हैं, तो भाविका ने पूछा कि सर पापा, ये जो इतनी ज़्यादा बुक्स ऑफ अकाउंट्स हम बनाने के लिए फीस देते हैं, अपने अकाउंटेंट को सैलरी देते हैं, तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स की इंपॉर्टेंस तो बताओ, किस काम आती है, किनके काम आती है ये जो मुंशीगिरी है। अगर मैं बोलूँ ये पूरी हमारी एक किताब है, हमारा अकाउंटेंट ये पूरे साल में बैठ के ना ये पूरी मुंशीगिरी करता है, पूरी भर देता है। तो ये इतनी सारी इन्फॉर्मेशन जो हमने बनाई है बुक्स ऑफ अकाउंट्स के थ्रू, सच बताओ क्या ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स इन्फॉर्मेशन है कि नहीं है? ये इन्फॉर्मेशन जो इतनी सारी पूरे साल बैठ के अकाउंटेंट ने रेडी करी है, वो किनके काम आती है, ये सवाल तो है ही। तो कहीं ना कहीं बात आ रही है बुक्स ऑफ अकाउंट्स की इंपॉर्टेंस क्या है और किन लोगों के काम बुक्स ऑफ अकाउंट्स आती है। हमारे पापा इतनी मोटी सैलरी दे रहे हैं तो कोई तो पर्पस उसके पीछे है ना, ये जो मुंशीगिरी हम करवा रहे हैं उससे। तो ये जो पूरी रजिस्टर है, अब वो किसके काम आता है वो मैं आपको बताने वाला हूँ, जो कि जानना बहुत जरूरी है किसी भी कॉमर्स स्टूडेंट के लिए, ठीक है ना। तो भाविका, बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो हमारा अकाउंटेंट बना रहा है उसके कुछ यूजर्स होते हैं जिनके काम वो आती है, उसे हम बोलते हैं यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग, यूजर्स ऑफ। अब यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग की जब बात आती है तो स्टूडेंट कहते हैं सर किसके काम आती होगी बुक्स ऑफ अकाउंट्स। मैंने बोला दो कैटेगरी ऑफ लोगों को काम आती है हमारी क्या, बुक्स ऑफ अकाउंट्स। पहले जो यूजर्स हैं जिनके काम आती है बुक्स ऑफ अकाउंट्स, उनको हमने नाम दे दिया क्या, दीज आर दी, और सेकंड हो गए कौन से यूजर्स। इसका मतलब जो हमने बुक्स ऑफ अकाउंट से रेडी करी है वो इंटरनल यूजर्स के काम भी आती होगी और एक्सटर्नल यूजर्स के। भाई बात आती है सर, ये जो हमने बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करी है, भाभी का बड़े ध्यान से देखनी है सामने बात, हमारे अकाउंटेंट ने जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाई है उससे उसने हमें क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करी होगी। अकाउंटेंट ने जो अकाउंटिंग करी है उसने हमें पता है क्या बताया होगा कि हमने क्या इनकम कमाई है। और इनकम हम तभी कैलकुलेट कर सकते हैं जब हमारा अकाउंटेंट एक तरफ सारी की सारी रिसीप्ट रिकॉर्ड करे, मतलब जितना टोटल पैसा आया वो, उसके अगेंस्ट जितने हम लोगों ने क्या करे, खर्चे करे, दोनों का डिफरेंस ही तो कहीं ना कहीं साल के एंड में हमारी क्या होगी, इनकम होगी। तो हमारे अकाउंटेंट ने जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करी है ना, पहला काम उसका यही है कि वो हमें हमारी इनकम कैलकुलेट करके देगा कि पूरे साल में हम लोगों ने इतनी मेहनत करके कितना पैसा कमाया है, हाँ कि ना। और साथ में वो बिजनेस की पोजीशन भी बताता है। बिजनेस की पोजीशन का मतलब है बिजनेस के पास कितने असेट्स हैं, कितने की बिल्डिंग है, कितने की मशीनरी पड़ी है, और दूसरी तरफ बिजनेस के ऊपर कितना कर्जा है। ये सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने का काम बुक्स ऑफ अकाउंट्स का ही है, जो हमारा अकाउंटेंट साहब रेडी करते हैं हमारे लिए। तो वो दो इंफॉर्मेशन हमें बुक्स ऑफ अकाउंट्स बताती है, कौन कौन सी। एक तो वो हमारी बिजनेस की इनकम बताती है, इनकम बोलूँ या सिंपली क्या बोल सकता हूँ, बिजनेस की क्या बताती है। इसका मतलब हमारा अकाउंटेंट जो हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स बना रहा है उससे पहले चीज़ हमें पता चलती है बिजनेस की परफॉर्मेंस, और दूसरी चीज़ पता चलती है बिजनेस की पोजीशन, ठीक है भाविका। ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। हमारा अकाउंटेंट हमें दो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है पूरे साल के एंड में, एक तरफ बताता है परफॉर्मेंस और एक तरफ बताता है बिजनेस की पोजीशन। यहाँ पर मैं एक और चीज़ बताऊंगा सबसे पहले जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग। 11th में जब स्टूडेंट आते हैं तो उनके दिमाग में होता है सर हम कौन सी अकाउंटिंग सीख रहे हैं, अकाउंटिंग कोई एक है कि अकाउंटिंग एक से ज़्यादा है। तो आंसर है अकाउंटिंग एक से ज़्यादा है भाविका, ठीक है भाविका। सबसे पहली अकाउंटिंग जो है उसे हम बोलते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग। कौन सी अकाउंटिंग। सेकंड जो अकाउंटिंग की फील्ड है उसे हम बोलते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग। कौन सी अकाउंटिंग।
थर्ड जो अकाउंटिंग की फील्ड है उसे हम बोलते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग सबसे नई अकाउंटिंग है इस समय। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे न्यू अकाउंटिंग की फील्ड कौन सी है, तो आपका आंसर होना चाहिए मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज द न्यूएस्ट वन। लेकिन द ओल्डेस्ट वन इज, ठीक है, तो 11th स्टूडेंट को पता चलता है, कभी कभार मैंने ऐसा ऑब्जर्व करा है टीचिंग के दौरान कि भाई 11th स्टूडेंट की पूरी 11th की अकाउंट्स खत्म हो जाती है और उससे 12th में जब कोई टीचर पूछता है कि बेटा आपने 11th स्टैंडर्ड में कौन सी अकाउंटिंग सीखी थी, वो कंफ्यूज रहता है क्योंकि उसके 11th के टीचर ने कभी उसको बताया ही नहीं कि हम क्या काम करने वाले हैं। तो आप अपने दिमाग में ऐसा कोई भी डाउट ना रखें, 11th के अंदर जो बच्चे आए हैं वो समझ जाएं कि 11th के अंदर वो कौन सी अकाउंटिंग सीखने वाले हैं। 11th के अंदर आपका सारा फोकस सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल अकाउंटिंग पे रहेगा, कहीं पर भी कॉस्ट अकाउंटिंग की या मैनेजमेंट अकाउंटिंग की कोई बात नहीं होगी। तो अब मैं आपको पिछली अगर स्लाइड दिखाऊं जहां पर मैंने आपको बताया कि हमारा अकाउंटेंट बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, ठीक है, वो पूरे साल जो उसने मुंशीगिरी करी है उसके थ्रू हमें परफॉर्मेंस पता चलती है और पोजीशन पता चलती है। तो इससे एक बात समझ में आती है कि ये जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है जो हमारा अकाउंटेंट तैयार कर रहा है, वही हमें एक तरफ बिजनेस की क्या बताती है, परफॉर्मेंस, तो वही हमें बिजनेस की क्या बताती है, पोजीशन। इस बात से हमें एक और बात क्लियर हो जाती है कि पर्पस ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या है। हम जो 11th में कौन सी अकाउंटिंग सीख रहे हैं भाविका, बिल्कुल, तो ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग सर किस काम आती है, तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के सर दो ही काम हमें यहाँ पर नजर आते हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग हमें सबसे पहले तो बिजनेस की क्या कैलकुलेट करके देती है, परफॉर्मेंस का मतलब सर ब्रैकेट में लिख दो इनकम की बात कर रहे हो कि बिजनेसमैन ने कितना पैसा कमाया वो बताएगी, और साथ में उसके बिजनेस की क्या पोजीशन है हमें उसकी इंफॉर्मेशन भी पता चलने वाली है। तो हमारे जो पापा ने अकाउंटेंट को पैसे दिए ना, वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग मैनेज करने के पैसे दिए ताकि पापा को साल के एंड में पता चल जाए कि बिजनेस ने कितना अर्न करा और साल के एंड में बिजनेस की क्या पोजीशन है। पोजीशन का मतलब मैं फिर बोलूंगा कि बिजनेस के ऊपर कितना कर्जा है, मतलब लाइबिलिटीज, और बिजनेस के पास अपनी कितनी प्रॉपर्टीज हैं असेट्स के नाम से। ये सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना अकाउंटेंट साहब का ही काम होता है। और अकाउंटेंट साहब जो अकाउंटिंग कर रहे हैं वो कौन सी कर रहे हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। कोई दिक्कत तो नहीं। लेकिन भाविका कह रही है कि सर एक छोटी सी और कंफ्यूजन आ रही है, अगर उसको क्लियर कर दो तो मजा आ जाए। मैंने बोला बताओ। भाविका का कहने का मतलब है कि सर पापा घर में अकेले काम करते हैं, अकेले बिजनेस चला रहे हैं, तो वो क्या कहलाते हैं। मैंने बोला वो कहलाते हैं सोल प्रोपराइटर। क्या कहलाते हैं, सोल प्रोपराइटर। सर मतलब सोल का मतलब है सिंगल, भाविका, सोल का मतलब है सिंगल, प्रोपराइटर का मतलब है ओनर। अब बताओ, है ना भाविका, भाविका के फादर की अपनी शॉप है, सिंगल ओनर है कि नहीं है। तो भाविका के फादर, बड़ी आसानी से समझ में आ गया कि भाविका के फादर सोल प्रोपराइटर है। लेकिन भाविका के दिमाग में एक और क्वेश्चन अराइज होना शुरू हो गया है, कंफ्यूज हो गई है भाविका की। सर ये बात तो समझ में आ गई कि सोल प्रोपराइटर भी एक बिजनेसमैन होता है, लेकिन सर एक और भी तो होते हैं जिनको हम कंपनी बोलते हैं। सर एक और भी तो होते हैं जिसको हम पार्टनरशिप फर्म्स बोलते हैं। तो भाई ये और कुछ नहीं है, ये टाइप्स ऑफ बिजनेस हैं। बिजनेस को करने के अलग अलग फॉर्म्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं फॉर्म्स ऑफ बिजनेस। फॉर्म्स ऑफ, आप खुद बताओ, कंपनी भी तो बिजनेस ही कर रही है, पार्टनरशिप फर्म भी तो बिजनेस कर रही है, और भाविका के फादर भी तो बिजनेस ही कर रहे हैं। बिल्कुल। तो कहने का यही मतलब है कि हमारे पास बिजनेस करने का कोई एक रिजिड तरीका नहीं है, हमारे पास उसकी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स या कह लो डिफरेंट डिफरेंट क्या है, फॉर्म्स हैं सर। लेकिन फिर एक क्वेश्चन आता है दिमाग में कि 11th के अंदर हम लोग किसकी अकाउंटिंग करना सीख रहे हैं, कौन से बिजनेस फॉर्म की अकाउंटिंग करना सीख रहे हैं। तो स्टूडेंट को सबसे पहले ये बात बिल्कुल मैं क्लियर कर दूं कि 11th स्टैंडर्ड में आप सिर्फ और सिर्फ मुंशीगिरी सीख रहे हो, किसकी, सोल प्रोपराइटर की सर। ठीक है, तो ये जो मैं बात इससे मैं बता रहा हूँ इससे इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है, ये बहुत बेसिक ज्ञान है। नहीं अगर आप किसी को ज्ञान अभी तक इसका ट्यूशंस के बाद भी, तो बहुत दिक्कत वाली बात है यहाँ पर। ठीक है, तो 11th में सबसे पहले किसकी अकाउंटिंग भाविका, और 11th स्टैंडर्ड में हमने सर ये भी आपसे सीखा कि अलग अलग टाइप की अकाउंट्स होती है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग भी होती है सर, कॉस्ट अकाउंटिंग भी होती है, और मैनेजमेंट अकाउंटिंग भी होती है। लेकिन सर 11th स्टैंडर्ड में हम तो सिर्फ कर रहे हैं कौन सी अकाउंटिंग की बात, फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बात सर। तो यहां तक सबसे पहले स्टूडेंट्स के दिमाग में यहाँ पर बात क्लियर होनी चाहिए। आई होप सबको समझ में आ रही है बहुत मजे से। हाँ जी,
तो आते हैं हम अपने मेन टॉपिक की तरफ अब कि सर बुक्स ऑफ अकाउंट्स हमने सीख ली 11th स्टैंडर्ड के अंदर। हम लोग सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल अकाउंटिंग सीख रहे हैं, और वो भी किसी कंपनी की नहीं सीख रहे हैं, किसी पार्टनरशिप फर्म की नहीं सीख रहे हैं। हम तो बात कर रहे हैं सिर्फ सोल प्रोप्राइटर की, सिंगल ओनर की। आपको 11th स्टैंडर्ड में सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल अकाउंटिंग बनानी सिखाई जाएगी, और वो भी किस फॉर्म ऑफ बिजनेस की, सोल प्रोप्राइटर की। ना हम कंपनी की बात करेंगे, ना हम किसी फर्म की बात करेंगे। ये बात सबसे पहले क्लियर होनी चाहिए। तो बात आती है सर, ये जो अकाउंटिंग है वो किस किस के काम आती है। हमने अपने क्वेश्चन को यहीं छोड़ा था पीछे कि यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग कौन है, किस किस के काम आती है मुंशीगिरी। तो हमने पहली कैटेगरी का नाम दिया था क्या भाविका, इंटरनल यूजर्स के काम आती है, जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स हमने बना के रखी है। हमारे अकाउंटेंट ने जो मुंशीगिरी करी है वो इंटरनल यूजर्स के काम आती है। सबसे पहले हम सीखते हैं कि इंटरनल यूजर्स के काम कैसे आती है। भाई इंटरनल यूजर्स का मतलब है वो लोग जो कि बिजनेस के विद इन रहते हैं, बिजनेस के अंदर है, हाँ कि ना। अब बिजनेस के अंदर कौन कौन है भाविका, जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में इंटरेस्टेड होगा। लोहित सर, सबसे पहले तो सोल प्रोप्राइटर या कह लो बिजनेस का ओनर ही इंटरेस्टेड होगा बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। बिकॉज सर वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो अकाउंटेंट ने, ये देखो, अगर ये बुक्स ऑफ अकाउंट जो अकाउंटेंट ने बना रखी है, इस अकाउंटेंट ने जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाई है, अभी हमने सीखा कि वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है। उसी के थ्रू तो ओनर को अपने बिजनेस की परफॉर्मेंस या कह लो क्या इनकम की जानकारी मिल रही होगी सर, और साथ में उसका बिजनेस की क्या पोजीशन है, वहीं से तो उसको इन्फॉर्मेशन मिल रही होगी। अगर अकाउंटेंट साहब ने ये मुंशीगिरी करी नहीं होती, बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाई नहीं होती, तो कभी भी ओनर को अपनी परफॉर्मेंस या अपनी पोजीशन के बारे में पता चलता ही नहीं भाविका। आई होप ओनर की बात समझ में आ गई होगी कि ओनर के काम कैसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स आती है। कोई दिक्कत तो नहीं, वेरी गुड। अगला इंटरनल यूजर जिसके काम आती है बुक्स ऑफ अकाउंट्स, वो है एम्प्लॉइज या कह लो क्या। अब एम्प्लॉइज या वर्कर्स को क्या होता है, एम्प्लॉयर कभी कभी झूठ बोल देता है कि हमें तो क्या हो रहे हैं, रेगुलर लॉस हो रहे हैं। और जो एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉयज या वर्कर को किसका वादा करा होता है कि भाई जब दिवाली आएगी ना तो मैं आपको क्या दूंगा, वो बोनस कहता है कि मैं बोनस देता अगर हम लोग को खूब सारा क्या होता। लेकिन एम्प्लॉयर ने बोनस ना देने के चक्कर में क्या कर दिया, झूठ बोल दिया अपने एम्प्लॉयज और वर्कर से, ताकि उसको बोनस ना देना पड़े। लेकिन उसी के अंदर से कोई एम्प्लॉय थोड़ा समझदार था, जिसको थोड़ी थोड़ी बुक्स ऑफ अकाउंट्स की जानकारी थी, वो गया और उसने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को खोला, और पता चला ऑर्गेनाइजेशन को तो बहुत अच्छा खासा, मतलब 2.5 करोड़ रुपए का मुनाफा हो रखा है। तो खुद बताओ, उस एम्प्लॉय या उस समझदार वर्कर की इंफॉर्मेशन की वजह से, मतलब क्योंकि उस वर्कर को बुक्स ऑफ अकाउंट्स देखनी आती थी, उसने बुक्स ऑफ अकाउंट्स देखी और पता लगाया कि ऑर्गेनाइजेशन को लॉस नहीं, ऑर्गेनाइजेशन को तो प्रॉफिट हो रखा है। अब बताओ, क्या उस बुक्स ऑफ अकाउंट्स की इंफॉर्मेशन से जो बोनस पहले एम्प्लॉयर उनको देने से मना कर रहा था, अब उसे देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा, बिल्कुल देना पड़ेगा। तो हम कह सकते हैं एम्प्लॉयज या वर्कर्स को उनका राइट दिलाने के काम, उनका अधिकार दिलाने का काम भी करती है बुक्स ऑफ अकाउंट्स। अगर बुक्स ऑफ अकाउंट्स की इन्फॉर्मेशन एम्प्लॉयज और वर्कर्स के पास है तो आसानी से वो अपने सारे राइट एम्प्लॉयर से ले सकते हैं। कोई दिक्कत तो बताएं। हेलो। थर्ड और आखिरी बात है इंटरनल यूजर में कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स और किसके काम आती है सर, तो आंसर है किसके काम आती है, मैनेजमेंट हर एक ऑर्गेनाइजेशन का सबसे स्ट्रांग पार्ट होता है। और मैनेजमेंट के अंदर नॉर्मली जो डिसीजन मेकिंग होती है, मैनेजमेंट में और क्या होती होगी, डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग मतलब भाविका क्या, उस बिजनेस के ऑब्जेक्टिव, मतलब कि बिजनेस हमारा कैसे ग्रो करेगा, कैसे खूब हम प्रॉफिट्स कमाएंगे, उससे रिलेटेड पॉलिसीज वगैरह बनाना टॉप लेवल का काम होता है, मैनेजमेंट का काम होता है। मैनेजमेंट में भी अलग अलग मैनेजमेंट होती है, टॉप लेवल भी होती है भाविका, मिडल लेवल भी होती है और लोअर लेवल भी होती है, जिसमें से टॉप लेवल के अंदर बैठे होते हैं कंपनीज के मैनेजिंग डायरेक्टर, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन। ये सारे जो लोग होते हैं जो डिसीजन मेकिंग पॉलिसीज बनाते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन कैसे आगे बढ़ेगी। अगर उनके पास हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स की इंफॉर्मेशन नहीं है तो उनको कभी पता ही नहीं चलेगा कि बिजनेस कितना अर्न कर रहा है या बिजनेस की क्या पोजीशन है। एक्चुअली मैनेजमेंट वाले तो पिछले 2-3 साल का डेटा उठाते हैं भाई, कितने साल का, 2-3 साल की पुरानी बुक्स ऑफ अकाउंट्स अपने सामने रखते हैं और ये एनालाइज करने की कोशिश करते हैं कि बिजनेस जो पहले इतना अच्छा मुनाफा कमा रहा था अब वो लॉस में कैसे आ गया। तो खुद बताओ, मैनेजमेंट की भी जो फ्यूचर पॉलिसीज बनाने का जो वो है तरीका है, वो डिपेंडेंट किस पर है कि पहले उनके सामने वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स की इंफॉर्मेशन हो। वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स की इंफॉर्मेशन देख के वो ये पता लगाएंगे कि बिजनेस के हालात पहले अच्छे क्यों थे और अब खराब क्यों चल रहे हैं, और अगर खराब चल रहे हैं तो अब हमें कैसी न्यू पॉलिसीज बनानी चाहिए। तो मैनेजमेंट को
बुक्स ऑफ अकाउंट्स की मदद से डिसीजन मेकिंग करने में आसानी होती है। बुक्स ऑफ अकाउंट्स है तो वो मैनेजमेंट के भी काम आ रही है, वो एम्प्लॉय और वर्कर के भी काम आ रही है, और वो ओनर के भी काम आ रही है। कोई दिक्कत तो बताऊं। तो ये हमने बात करी है इंटरनल यूजर्स की। अब फटाफट से एक बार सीख लेते हैं कि एक्सटर्नल यूजर्स के कैसे आती है बुक्स ऑफ अकाउंट्स काम। बहुत काम की चीज़ है भाई ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ये तो हमने सीख लिया सर। लेकिन क्या सर एक्सटर्नल बंदों के काम भी आती है? तो एक्सटर्नल यूजर्स के काम भी आती है। अब जो मैं बातें आपको बताऊंगा आप लोग कहोगे सर हम ट्राई करें, मैं चाहता हूं आप लोग जरूर ट्राई करें। मैं यहाँ पर पहला लिख रहा हूं, मैं चाहता हूं स्टूडेंट्स अपने आप इसको सोचें जरा, कि मैं कह रहा हूं कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स इनके काम भी आती है। कैसे? मैं आपको पूरे 30 सेकंड्स देता हूं, आप जरा, मैं कुछ आइटम्स लिख देता हूं, आप सोचो कि इनके काम बुक्स ऑफ अकाउंट्स कैसे आती होगी। गवर्नमेंट, थर्ड, फोर्थ, हाँ जी स्टूडेंट्स कुछ सोचा, बताओ। अब मैंने लिखा है सबसे पहले कि बैंक के काम आती है बुक्स ऑफ अकाउंट्स। किसके काम आती है? एक्सटर्नल यूजर में सबसे पहले बैंक के काम आती है बुक्स ऑफ अकाउंट्स। कैसे काम आती है? कि अगर कोई बिजनेस कल को सपना देख रहा है किस चीज का, ग्रोथ का, वो अपने बिजनेस को सर एक्सपेंड करना चाहता है, तो बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए चाहिए होगा कुछ पैसा, और बैंक उसे प्रोवाइड करेगा क्या? लोन। पैसों की रिक्वायरमेंट है ना, तो यही बिजनेस चला जाएगा बैंक के पास क्या लेने, आईसीआईसीआई बैंक के पास मान लो क्या लेने चला जाएगा, लोन। लेकिन सर बैंक सिर्फ और सिर्फ लोन तभी प्रोवाइड करेगा तब वो जब वो पहले बिजनेस की परफॉर्मेंस प्लस बिजनेस की पोजीशन दोनों को अच्छे से बुक्स ऑफ अकाउंट्स के थ्रू देख लेगा। अगर वो सेटिस्फाई होगा तो 50 लाख का क्या, वो 1 करोड़ का 2 करोड़ का लोन भी देने के लिए तैयार हो जाएगा। तो बैंक को भी श्योरिटी के तौर पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स काम आई कि नहीं आई? बिजनेस को दिख गया कि अरे लोहित सर के पास इतने सारे असेट्स भी पड़े हैं, कल को पैसा नहीं भी देंगे ना हमारा, तो हम सर के असेट्स गिरवी रख के अपना पूरा पैसा या अपने सर के असेट्स को सेल करके ओपन मार्केट में अपना पैसा तो रिकवर कर ही लेंगे। तो अब उनको तसल्ली हो गई है, वो कह रहे लोहित सर कोई दिक्कत नहीं है, आप हमसे कितने भी अमाउंट का लोन लेने आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, हम रेडी बैठे हैं आपको लोन देने के लिए, कोई दिक्कत तो नहीं भाविका। अब बात आती है गवर्नमेंट के काम भी आती है बुक्स ऑफ अकाउंट्स। भाई गवर्नमेंट चाहे किसी की भी हो, चाहे कांग्रेस सरकार हो चाहे मोदी सरकार हो, भाई गवर्नमेंट से पूछो ना, गवर्नमेंट कहती है लोहित सर कैसे हो, मैंने बोला मैं ठीक हूं, गवर्नमेंट कहती है फटाफट से क्या निकालो, टैक्स। गवर्नमेंट टैक्स लगाती है हमारी किस पर? और सब लोग, अब तो हम लोग पूरे सेशन में सीख चुके हैं, इनकम जानना ही तो हमारे अकाउंटेंट का काम था। अकाउंटेंट फाइनेंशियल अकाउंटिंग करता है इसलिए था ताकि बिजनेस की परफॉर्मेंस या क्या कह लो इनकम की जानकारी मिल सके। तो बिना बुक्स ऑफ अकाउंट्स के कभी भी गवर्नमेंट को भी हमारी इनकम की जानकारी नहीं होगी, और इनकम की जानकारी होगी नहीं तो गवर्नमेंट हमसे टैक्स कैसे चार्ज करेगी। तो गवर्नमेंट कहती है बनाओ बच्चों बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाओ, ताकि हमें तुम्हारी क्या पता चले, इनकम पता चले, और हम इनकम के ऊपर आप पर क्या चार्ज कर सके, टैक्स चार्ज कर सके। अब बात आती है सर पॉइंट नंबर थर्ड, क्रेडिटर्स के काम भी आती है बुक्स ऑफ अकाउंट्स। सबसे पहले बात आती है सर क्रेडिटर्स कौन होते हैं? बिजनेस जिनसे भी बिजनेस जिनसे भी उधार में परचेज करता है सामान, मतलब परचेज ऑफ गुड्स, किसमें? क्रेडिट में। जब भी कोई बिजनेस उधार में माल खरीदता है तो वो बिजनेस के कहलाता है। वो बंदा क्या, मतलब अगर भाविका ने राहुल से उधार में सामान खरीदा है, भाविका ने राहुल से उधार में सामान खरीदा, तो भाविका के बिजनेस के लिए राहुल कौन बन गया है? राहुल बन गया है एक क्रेडिटर। राहुल क्या बन गया है? ठीक है। तो जब भी बिजनेस कभी उधार में माल खरीदता है और बिजनेस ने जिसको पैसे लौटाने होंगे वो बिजनेस के लिए बन जाएगा क्रेडिटर, या सिंपली बोलूं वो बिजनेस की क्या बन जाएगी? एक लाइबिलिटी। लाइबिलिटी का मतलब ही होता है क्या? कर्जा। बिजनेस जब जब कुछ भी उधार में खरीदेगा और बिजनेस ने जिसको पैसे देने होंगे फ्यूचर में, वो बिजनेस के लिए एक कर्जा है, किस नाम से? क्रेडिटर के नाम से। लेकिन बात आती है क्या सर क्रेडिटर किसी को भी उधार में माल दे देंगे? भाविका ये सोचो, ये क्रेडिटर है, इनका काम है सामान को बेचना, ये कुछ सामान तो बेचते हैं किसमें? लोगों को। तो कुछ सामान बेचते हैं उधार में जिसको हम बोलते हैं क्रेडिट में बेचते हैं।
जब ये किसी को कैश में माल बेचते हैं तो इनको कोई दिक्कत नहीं होती है, जैसे ही सामान बेचते हैं तुरंत के तुरंत इनको कैश भी रिसीव हो जाता है। लेकिन जब उधार में माल बेचते हैं ना, तो इनको एक चीज़ का रिस्क नज़र आता है कि मैं बेच तो दूं उधार में, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कल को मुझे कैश मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये क्वेश्चन मार्क इनके दिमाग में हमेशा चलता है उधार में सेल करने के बाद। इसीलिए क्रेडिटर क्या करते हैं, क्रेडिटर कहते हैं परचेजर को, परचेजर परचेजर तेरे को जितना सामान खरीदना है तू खरीद लियो उधार में, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन परचेजर परचेजर अपने पिछले 2 सालों की कम से कम मुझे एक बार दिखा दे, क्या बुक्स ऑफ अकाउंट दिखा दे, ताकि मैं ये तसल्ली कर लूं कि पहले भी जब तू कभी उधार में माल खरीदता था तो क्या तू टाइम पर पेमेंट करता भी था या। तो ये सारी इंफॉर्मेशन उनको हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट देखने के बाद पता चलेगी। अगर उनको लगता है कि हमने हमेशा पहले भी जब कभी उधार में माल खरीदा तो टाइम पर हम पेमेंट दे देते हैं, तो वो क्रेडिटर हमें खुशी खुशी क्रेडिट में माल बेचने के लिए तैयार हो जाएगा। अकाउंटेंट को क्रेडिटर को क्या तसल्ली मिल गई है इस केस में, उनको हमारी क्रेडिट वर्दीनेस दिख गई है। क्या दिख गई है, वो ये समझ गए कि कोई बात नहीं, लोहित सर जब पहले भी कभी उधार में माल लेते हैं तो टाइम पर पेमेंट देते हैं, ऐसी कोई डर की बात नहीं है। इसीलिए आज वो इंसान हमें उधार में माल देने के लिए तैयार है, क्योंकि उन्होंने हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स देख के सारी सेटिस्फेक्शन ले ली है। उनको पता है सर जब भी उधार में माल खरीदते हैं तो टाइम पर पेमेंट देते ही देते हैं। तो क्रेडिटर के काम आई कि नहीं आई बुक्स ऑफ अकाउंट्स, फटाफट से बताओ। वेरी गुड। फोर्थ पॉइंट जो हमारे सामने है और आज की आखिरी बात जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है इन्वेस्टर। इन्वेस्टर वो होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पैसा लगाते हैं। भाई मुझे बस एक चीज बताओ, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है और ये ऑर्गेनाइजेशन बड़ी इसलिए बनती है क्योंकि जो जनता होती है, जिसको हम जनरल पब्लिक बोलते हैं, वो इंटरेस्टेड होती है पैसा लगाने के लिए। मान लो ये कुछ वो लोग हैं जिनके पास कुछ एक्स्ट्रा पैसा पड़ा हुआ है, ये वो जनरल पब्लिक है जिनके घर में कुछ एक्स्ट्रा पैसा पड़ा रहता है। वो कह रहे हैं कि यार मैं तो ढूंढ रहा हूँ ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पर मैं अपना पैसा क्या कर सकूँ। अब भाई ये लोग अपना पैसा इतनी मोटी कमाई पुरानी इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं, तो ये क्या कहीं पर भी पैसा इन्वेस्ट कर देंगे? भाई मेहनत की कमाई है भाई सारी की सारी। ये लोग सिर्फ और सिर्फ वहीं पैसा इन्वेस्ट करेंगे जहां पर दिख रहा होगा कि उस ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस और पोजीशन दोनों ही उनको क्या दिख रही होगी, अगर स्ट्रॉन्ग या हाई दिख रही होगी तभी वो उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ने की बात करेंगे, पैसा इन्वेस्ट करने की बात करेंगे। ऐसे कोई भी कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा। इसका मतलब सर बुक्स ऑफ अकाउंट्स जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखती है, जितनी ज़्यादा पॉजिटिव दिखेगी, उतनी ही अच्छी ऑर्गेनाइजेशन की रेपुटेशन भी होगी या कह लो गुडविल भी होगी, और लोग आपके साथ जुड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे। ठीक है भाविका, तो आज जो हमने सारी बातें डिस्कस करी है, क्योंकि क्लास नंबर थी हमारी पहली, और पहली क्लास में ये सारी बातें जानना था स्टूडेंट के लिए बहुत बहुत ज़रूरी। तो आज मैं एक बारी फटाफट से आपको एक समरी चार्ट बना देता हूँ ताकि आपको ये समझ में आए कि क्लास नंबर 1 जो कि हमारी इंट्रोडक्शन लेक्चर था, वहाँ हम लोगों ने किस किस बात को सीखा। तो सबसे पहली बात अगर मैं याद दिलाऊँ तो क्या सीखा था कि अकाउंटिंग क्या है, फटाफट से। सर अकाउंटिंग है रिकॉर्डिंग करना। फिर सवाल आया था सर रिकॉर्डिंग किसकी करना, रिकॉर्डिंग किसकी, रिकॉर्डिंग करना फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की भाविका। वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन 2 चीजों से रिलेटेड होती थी, मनी से भी और बिजनेस से भी। फिर थर्ड हम लोगों ने बात सीखी, क्या सीखी थी कि हमारे पास टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग अलग अलग है, हमारे पास एक अकाउंट्स की फील्ड नहीं है सर। अकाउंटिंग 3 ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग कह लो या टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग कह लो, जिसमें तो सबसे पुरानी थी वो कौन सी थी, सबसे पहले और सबसे पुरानी अकाउंटिंग का नाम है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ये ओल्डेस्ट है। उसके बाद फिर हम लोगों ने बात करी कॉस्ट अकाउंटिंग की, और जो सबसे नई अकाउंटिंग है उसको हम बोलते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ये अकाउंटिंग की सबसे नई फील्ड है, इसको मैं लिख देता हूँ न्यू है। फिर हम लोगों ने बात करी थी जो कि सबसे इंपॉर्टेंट थी कि सर अभी तो हम 11th स्टैंडर्ड में आए हैं, 11th स्टैंडर्ड में हम लोग इन टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग में से हम कौन से अकाउंटिंग करना सीखेंगे। तो 11th स्टूडेंट हमेशा 11th क्लास के अंदर सिर्फ और सिर्फ कौन से अकाउंटिंग की बात करेगा, फाइनेंशियल अकाउंटिंग की। फिर हमारी पॉइंट नंबर 5 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था कि 11th स्टूडेंट को ये भी पता होना चाहिए कि बिजनेस करने का कोई एक लौता तरीका नहीं है, बिजनेस करने का कोई एक लौता तरीका नहीं है। बिजनेस तो कोई सिंगल ओनर मतलब सोल प्रोप्राइटर भी कर सकता है, बिजनेस तो कोई कंपनी भी कर सकती है,
और बिजनेस तो कोई पार्टनरशिप फर्म भी कर सकती है। यहीं से क्वेश्चन एक और अराइज हुआ कि सर 11th में हम लोग फाइनेंशियल अकाउंटिंग कर रहे हैं, लेकिन कौन से बिजनेस फॉर्म की, कौन से बिजनेस। तो 6 पॉइंट में हमने यही आंसर दिया था कि 11th स्टैंडर्ड के अंदर हम लोग फाइनेंशियल अकाउंटिंग करते हैं। और किसकी फाइनेंशियल अकाउंटिंग करते हैं? 11th स्टैंडर्ड में हम अकाउंटिंग करते हैं सिर्फ और सिर्फ सोल प्रोप्राइटर की, दैट इज सिंगल ओनर। प्रोप्राइटर का मतलब है ओनर और सोल का मतलब है सिंगल। मैं लिख देता हूं एक बारी, आपको याद रहेगी। सोल मतलब क्या और प्रोप्राइटर मतलब क्या। तो ये सबसे पहले बिल्कुल याद रखने वाली बातें हैं। 11th के अंदर 3 अकाउंट्स हमारे पास हमेशा से 3 अकाउंट्स रही हैं। कौन कौन सी? मेरे साथ बोले सब लोग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग। 11th स्टैंडर्ड में हम सिर्फ और सिर्फ अकाउंटिंग की बात करते हैं तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बात करते हैं। और सर बिजनेस अलग अलग तरीकों से हो सकता है, अकेला बंदा भी बिजनेस कर सकता है, कंपनी भी बिजनेस ही करती है और फर्म भी बिजनेस करती है। 11th स्टैंडर्ड में हम लोग सिर्फ और सिर्फ किसकी अकाउंटिंग सीखते हैं? सोल प्रोप्राइटर की। और फाइनेंशियल अकाउंटिंग की हम बात करते हैं। तो 7th पॉइंट में हमने सीखा था कि ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो हम 11th स्टैंडर्ड में सीख रहे हैं सर, वो हमें क्या बताती है? क्या बताती है? वो हमें बताती है बिजनेस की क्या, वेरी गुड, बिजनेस की बताती है सर परफॉर्मेंस, और साथ में बताती है बिजनेस की क्या, पोजीशन। ये दोनों काम बताना ही फाइनेंशियल अकाउंटिंग का काम होता है। परफॉर्मेंस बताना मतलब बिजनेस ने कितना अर्न करा है, कितनी मेहनत करके इनकम तो जानना चाहिए। और पोजीशन का मतलब मैंने आपको बताया था बिजनेस का स्टेटस, बिजनेस पर कितने कर्जे हैं, उसके अगेंस्ट बिजनेस के पास खुद के अपने कितने असेट्स हैं। इन बातों को हम लोग नेक्स्ट क्लास में बहुत डिटेल में करने ही वाले हैं वैसे तो कोई चिंता की बात नहीं है। और 8th पॉइंट में हमने लास्ट में अपनी बात को यहाँ ख़त्म करा कि इतने सारे अगर फ़ायदे हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग बनाने के, तो ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग की इन्फॉर्मेशन किस किस के काम आती होगी, जिसका लास्ट टॉपिक का नाम था यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग, यूजर्स ऑफ। और वहाँ जब हमने यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग की बात करी तो हमें समझ में आया कि अकाउंटिंग की इंफॉर्मेशन बुक्स ऑफ अकाउंट्स किस किस के काम आती है। बुक्स ऑफ अकाउंट्स सर वो आती है नंबर 1 इंटरनल यूजर्स के भी काम आती है, और वो सेकंड हमारा एक्सटर्नल यूजर्स के भी काम आती है। इंटरनल यूजर की बात करें तो कौन सी 3 बातें थी, फटाफट से याद करते हुए चलना है हम लोगों ने। ओनर के काम आती है बुक्स ऑफ अकाउंट सर, एम्प्लॉयज स्लैश वर्कर्स के काम आती है, और मैनेजमेंट के काम आती है। और जब हम बात करते हैं एक्सटर्नल यूजर्स की, तो एक्सटर्नल यूजर में किसके काम आती थी बुक्स ऑफ अकाउंट्स? बैंक्स के, गवर्नमेंट के सर, क्रेडिटर्स के, वेरी गुड, इन्वेस्टर्स के। तो आई होप पहली क्लास हम लोगों की बहुत मज़ेदार रही होगी इस कोरोना पीरियड के अंदर, जहाँ सारे बच्चे बेचारे बोर हो रहे हैं। वो कह रहे हैं लोहित सर आपकी 11th का इंट्रोडक्शन लेक्चर का ही वेट हो रहा था। तो बस कोई टेंशन की बात नहीं है, यहाँ मैं आपको अपना व्हाट्सएप नंबर दे देता हूँ, और व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूँ ताकि आप लोग अपने इम्पॉर्टेंट कोई भी डाउट्स हों तो वो आप मेरे तक लेके आएँ, ताकि मैं जैसे ही पॉसिबल हो आपको इनके आंसर्स देने वाला हूँ। लेकिन इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको इसका पूरा PDF मिलने वाला है। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि PDF को डाउनलोड करो, उसे प्रॉपर एक नया सेपरेट रजिस्टर बनाओ, वहाँ पर सारी बातों को नोट डाउन करो। वीडियो लेक्चर एक बारी देखो, 2 बारी देखो, जितनी बारी आपको लगता है कि जिससे आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो उतनी बारी देखो। और मेरे को एक थम्स अप कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना कि सर बातें समझ में आ रही हैं, क्योंकि क्लास नंबर 1 से इंपॉर्टेंट कभी भी कुछ नहीं होता है, क्योंकि हमें क्लास नंबर 1 बताती है कि हमारा सब्जेक्ट होने क्या वाला है। तो आज के लिए तो इतना ही है। आई होप आप लोग अपना बहुत ख्याल रख रहे होंगे, ख्याल रखें, लेकिन पढ़ाई नहीं छोड़नी है। स्टार्ट कर दी है हम लोगों ने अपनी अकाउंट्स की जर्नी, ऐसे ही हम अपनी बिजनेस स्टडीज़ की जर्नी भी स्टार्ट करने वाले हैं। तो मेरी तरफ से ऑल दी बेस्ट है, ऑल दी बेस्ट स्टूडेंट्स, टेक केयर, बाय बाय।